हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। यानी लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी वो चार्ज के बारे में हुई थी। यानी चार्ज किस प्रकार से वर्क करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे किस प्रकार से चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि चार्ज का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी चार्ज होते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में हमने सीखी थी। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये वाली वैल्यू हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई दूसरा भी कोई नेगेटिव चार्ज है, यानी ये लाइक चार्ज हुए। पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। मतलब रिपल्सन फोर्स लगता है उनके बीच में। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैं ऐसे बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज को एक फोर्स लगाता है जो रिपल्सिव नेचर का होता है। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन लगाते हैं तो फोर्स ही है ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये तो हमने देख लिया कि अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कितने फोर्स से करेंगे। भाई इसके बीच में फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा, इसके बारे में किसने बताया था अपने को, कुलाम्स ने। तो यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन और रिपल्सन की, उसको हम समझने वाले हैं कि कितना फोर्स लगेगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का। तो उसके लिए जो हमारे पास है वो क्या है, कुलाम्स लॉ। यानी आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, अपन कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। भाई कुलाम्स लॉ क्या होता है ना, किस प्रकार से हम चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं, और साथ साथ कॉन्सेप्ट और प्लस इसका कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है, कुलाम्स लॉ। यानी आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कुलाम्स लॉ। तो देखिए आज जो हम सीखने वाले हैं कुलाम्स लॉ, इसको देखिए क्या है। पहले एकदम सिंपल बात कर लेता हूं कि कुलाम्स ने क्या बताया था अपने को। देखो, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, दो हमने चार्ज ले लिए। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमने मान ली r है। क्लियर, भाई दो चार्ज ले लिए हमने और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या ले ली, r ले ली। इस चार्ज को मैंने बोल दिया q1 और इस चार्ज को मैंने बोल दिया q2। हो सकता है q1 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, कितने भी वैल्यू हो। इसके लिए हमने एक इंडिकेशन ले लिया q1 और दूसरे के लिए ले लिया q2। यानी q1 और q2 दो चार्ज है जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यानी अपने को देखते ही पता चल गया कि इसके बीच में फोर्स लग रहा है कौन सा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं। इसका मतलब इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, रिपल्सन का। कितना लग रहा है उसके बारे में हम बात करें तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है दोनों के, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी Q1 Q2 के मल्टीपल पे। यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल पे डिपेंड करती है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इसके बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमें पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे नजदीक लेके आएंगे तब उसमें फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस से हमें पता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि जैसे जैसे इसको नजदीक लेके जाएंगे इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इसमें फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब इसको दूर लेके हम जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं एक साथ लिख दूं, एक साथ का मतलब दोनों को एक साथ ही लिख दूं,
मैं इस प्रकार से लिख दूं इसको कि एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लिख सकता हूं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी f की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है तो हम क्या लेंगे, इसकी जगह एक कांस्टेंट लेंगे, और यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट लिया गया वो क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K1 K2 बाई आर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास जो कूलम्ब्स लॉ था उसका फॉर्मूला। कूलम्ब्स लॉ जो था अपने पास उसका ही अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। ये लो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से पूरी सोल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल जो है वो पूरे सोल्व कर लेंगे। अब इसकी हम फॉर्म चेंज करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। देखो ये कांस्टेंट जो लिया है, ये k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास। तो देखिए k जो कांस्टेंट लिया है, ये k क्या है यहाँ पे, ये है कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, यानी k किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। k किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब k की वैल्यू वैक्यूम में अलग होगी, मीडियम में अलग होगी। अब वैक्यूम में क्या होगी और मीडियम में क्या होगी वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो k की वैल्यू है वो वैक्यूम में क्या होगी, तो k की वैल्यू जो है वैक्यूम में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगी वैक्यूम में। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी k की। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब हम ये वैल्यू यूज करते जाएंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं मीडियम की, k की वैल्यू मीडियम में कितनी होती है, तो k की वैल्यू की अगर मैं बात करूं मीडियम में तो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होती है मीडियम में। ये किस में होती है, मीडियम में। ये किस में होगी अपने पास, मीडियम में होगी। ठीक है। यहां पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमेबिलिटी है, यानी उस मीडियम की ये बोले कैपेसिटी है, उसकी पावर है ये कि उस मीडियम का वो मीडियम जो है इनके बीच में आ जाने पे, या फिर मैं कहूं कि उस मीडियम में इन दोनों चार्जों को रखने पे फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो है ये क्या, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है। तो देखो ये वैक्यूम के लिए है, यानी वैक्यूम के लिए वो कितना इफेक्ट कर सकता है मीडियम उसके फोर्स को, वो है क्या, ये प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी। ठीक है। हाँ, ये वैक्यूम की है एप्सिलॉन, और ये किसकी है, मीडियम की। एक इन दोनों की मिला के आती है एप्सिलॉन आर। देखो ये तीन चीज हम देखेंगे। ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ये क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। और ये क्या होती है, ये मीडियम की होती है, और ये किसकी होती है, वैक्यूम की। इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। इसको हम आगे फाइंड भी करके देखेंगे कि किस प्रकार से रिलेशन अपने पास आता है, लेकिन अभी के लिए एक बार मैं बोलूंगा कि इसको याद रखना है। E इक्वल टू, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी मीडियम की जो परमेबिलिटी है, ठीक है, और वो क्या होगी, मीडियम की जो परमेबिलिटी है उसके इक्वल होगी। ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल होगा, यानी ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अगर यहां से हम देखें तो k की वैल्यू अपने पास है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू हम देखें तो क्या आएगी अपने पास, देखो k की वैल्यू है वो है
1/4πε0 और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि मैं यहां से देखूं कि 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ अगर इसको हम सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ε0 इक्वल टू 1/4π मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 यूनिट क्या आएगी। देखो ये k का क्या है, इनवर्स है, ε0 जो है वो k का क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, इसकी इनवर्स हो जाएगी, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो एप्सिलॉन की वैल्यू देख ली, कूलम्स का जो फॉर्मूला था वो देख लिया हमने, कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला था वो देख लिया, और साथ में हमने एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की बीच में जो रिलेशन था वो देख लिया। यानी हमने देखा कि जो k की वैल्यू, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो जो अपने पास कूलम फोर्स की वैल्यू आई थी वो ये आई थी, F इक्वल टू k Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पे जो k था उसकी वैल्यू अपने पास दो थी, एक तो 1/4πε0, ये तो थी अपने पास वैक्यूम में, ये तो कहां थी, वैक्यूम में, और एक मीडियम में क्या थी इसकी, मीडियम में जो k की वैल्यू थी, k मीडियम में वो कितनी थी अपने पास 1/4πε। ठीक, और यहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास ε0 और ε0 और ε0 का जो मल्टीपल है वो। अगर इस फोर्स को हम देखें वैक्यूम में देखें तो क्या आएगा, तो देखो दोनों चीजों को दोनों मीडियम में देख लेते हैं। F वैक्यूम इक्वल क्या आएगा, 1/4πε0, ये तो k की वैल्यू आ जाएगी वैक्यूम के लिए। भाई जो इफेक्ट कर रहा है इस फोर्स में मीडियम, वो किसको चेंज कर रहा है, k की वैल्यू को, या फिर मैं बोलूं कि k की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है मीडियम पे। तो वैक्यूम के लिए जो k की वैल्यू है वो लिख ली हमने, मल्टीप्लाई Q1 Q2/r²। ये तो आ गया अपने पास किसमें, वैक्यूम में, ये तो किसमें आ गया अपने पास, वैक्यूम में। क्लियर, ये तो किसमें आ गया अपने पास, वैक्यूम में। अगर मैं मीडियम में फोर्स की बात करूं तो मीडियम में अगर मैं फोर्स की बात करूं तो F मीडियम वो कितना आएगा अपने पास, देखो k की वैल्यू क्या है मीडियम में, 4πε Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², यही है ना वैल्यू। भाई जो अपने पास मीडियम में फोर्स की वैल्यू वो क्या है, k की वैल्यू क्या है, Q1 Q2/4πε0r², ये मीडियम है अपने पास। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को देखूं, भाई मैं इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दूं और इसको 2 नंबर इक्वेशन दे दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ रही है। पहले मैं क्या करता हूं, इसको F मीडियम को जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा और आगे निकाल के रखता हूं, मतलब Q1/Q2/4πε0 यानी मैंने क्या किया, इस एप्सिलॉन की जगह इसकी वैल्यू पुट की ε0 ε0 जो मैंने यहां पुट की। इन दोनों को कंपेयर करूं, मैंने सेकंड क्वेश्चन ये लूं, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो देखो ये इतनी जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इतनी, यहां से करता हूं मैं, ये वाली, ये ऊपर वाले की सेम वैल्यू है क्या, जो सर्कल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो जो वैक्यूम में जो वैल्यू थी वही है क्या। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि F जो मीडियम में है, फोर्स जो मीडियम में है
वो वैक्यूम का कितना है 1/εr। एफ जो मीडियम में वो कितना है वैक्यूम का 1/εr मल्टीपल। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करूं तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। मैं जो अभी तक हमने देखा है उसमें हमने 3-4 बातें मोस्टली देखी है। पहला, कूलाम फोर्स जो है उसकी वैल्यू देखी है के Q1 Q2/r²। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि अगर ये वैक्यूम में है तो इस प्रकार से लिखा गया है 1/4πε Q1 Q2/r²। अगर ये मीडियम में है तो इसको हमने ऐसे लिखा है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। अगर इन दोनों का रिलेशन देखा तो हमने देखा कि मीडियम में जो अपने पास फोर्स है वो F वैक्यूम का कितना है εr। इसका मतलब अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में दो चार्ज को वैक्यूम में रख रखा है उस पर जितना फोर्स लग रहा है अगर वहां पे मीडियम हम अप्लाई कर दें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब कितनी कम हो जाएगी 1/εr के मल्टीपल इतना कम हो जाएगी। ये उसकी वो कैपेसिटी रहेगी कि वो कितना कम कर सकता है उसके फोर्स को, वो वाली कैपेसिटी है εr। ठीक है। यानी यहां तक अपन देखने के बाद अगर मैं थोड़ी सी इसकी बात करूं कि ये कूलाम फोर्स जो है उसका स्टेटमेंट क्या है तो देखिए क्या करे द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये दोनों के लिए ही लागू होगा, चाहे वो अट्रैक्ट हो रहे हो चाहे वो रिपल हो रहे हो। यानी इसके बीच में चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो उसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अब बात सीखनी है अपने को ये पॉइंट चार्ज वाले। क्या ध्यान रखना है, एक तो किस पे अप्लाई हो रहा है पॉइंट चार्ज, एक तो क्या बात आ रही है अपने सामने पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये हमने देख लिया कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे क्या क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी स्टेटमेंट है किसकी कूलाम्स लॉ की। क्लियर। अब देखिए कुछ इसकी लिमिटेशन है वो भी हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, कहां कहां अप्लाई होता है। सबसे पहले पॉइंट चार्ज ओनली, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है अप्लीकेबल है। यानी पॉइंट चार्ज होना जरूरी है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या देखो इधर, ये लार्ज साइज के लिए इरेगुलर बॉडी के लिए क्या नहीं है अप्लीकेबल नहीं है। इरेगुलर का मतलब जैसे मान लीजिए एक रोड ले ली हमने, ये लो इस पे चार्ज बिठा दिया तो इसके लिए ये वाल क्या नहीं है वैलिड नहीं है। इसके बीच में फोर्स जो होगा वो निकालने के लिए वैलिड नहीं। ऐसे एक और लेंगे रोड है ना, तो मैं ये केवल ये बता रहा हूँ तो कि इस प्रकार से कोई रोड हो तो उसके लिए क्या नहीं है अप्लीकेबल। अब ये बात आ रही है पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा सा चार्ज नहीं। देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, इसके बीच की डिस्टेंस ये आर मान लेता हूँ, कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को मैं मान लेता हूँ, इसकी जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी होनी चाहिए, उसी को हम पॉइंट चार्ज बोल देंगे। यानी बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में उसकी साइज है वो छोटी होनी चाहिए। साइज का मतलब जैसे स्फीयर ले लें हम या स्फेरिकल बॉडी ले लें तो उसके लिए जो रेडियस है वो इस वाले डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए बहुत छोटी होनी चाहिए, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। जैसे अर्थ और मून दोनों को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं या फिर हम बोलो पॉइंट मास भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं इसका मतलब मून से या फिर मैं बोलूँ सन से अर्थ तक की डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी रेडियस क्या है बहुत कम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए एक बस है
और बस को क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, हम चार्ज ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो देखना अपने को। तो देखिए बस है तो देखने में तो बड़ी है, लेकिन अगर बस हमसे कुछ दूरी पर चली जाए, या फिर मैं बोलूँ दो बसों को बहुत ज्यादा दूरी पे अगर खड़ा कर दिया जाए, तो वो एक दूसरे को क्या होंगे, पॉइंट चार्ज की तरह होंगे। तो समझ गए होंगे कि साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत कम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है। दूसरा स्टैटिक चार्ज, यानी ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज, जो चार्ज रुका हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, उसी पे एप्लीकेबल है, उसी पे क्या है, एप्लीकेबल। अब ये भी नहीं मतलब नहीं है कि आपने रेस्ट में वो मान लिया कि चार्ज तुरंत ला के रखे वो रेस्ट में हो, नहीं, ये बहुत पहले से रेस्ट में होना चाहिए, बहुत पहले से रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्म मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं कि मीडियम बार बार चेंज हो रहा है, जितने आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मीडियम चेंज होता जा रहा है, इसके लिए एप्लीकेबल है। नॉट वैलिड चेंज इन कॉम्प्लेक्स मीडियम, कॉम्प्लेक्स मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आगे इग्नोर अदर फोर्स, ये बड़े काम की चीज है, क्वेश्चन सोल्व करते समय ये बड़ी काम की चीज है कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इस प्रकार के फोर्स को ये क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए दो चार्ज आपने यहाँ रखे रखे, ग्रेविटी भी लग रही है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी के कारण इफेक्ट नहीं होगा, उतना ही वो कूलम्ब फोर्स अब लग रहा है, ग्रेविटी है तब, और उतना ही उसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख देंगे तब लगेगा। तो यानी इस जो कूलम्ब फोर्स है, या फिर मैं बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, उसका दूसरे फोर्स के कारण कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं। और यही चीज हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं कि जब हम कूलम्ब फोर्स निकाल रहे होंगे, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहे होंगे, और उसके बीच में तीसरा चार्ज लाकर हम रख दें, तो उन दोनों चार्जों के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, अगर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा चार्ज है, हम तो दो ही की चार्ज की बात की, स्टेटमेंट भी दो ही चार्ज का था भाई, दो ही चार्ज के बारे में बात की हमने। तो अगर हम ये कहें कि बहुत सारा चार्ज हो, यानी ग्रुप ऑफ चार्ज हो, तो उसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, पेयर बनाने पड़ेंगे अपने को। वो पेयर कैसे बनेंगे वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहां से हमें लिमिटेशन का पता चला कि क्या क्या लिमिटेशन होती है इसकी, इसमें क्या क्या लिमिटेशन होती है वो हमने अभी देखी। ये वाली लिमिटेशन है अपने पास कि ये क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, यूनिफॉर्म मीडियम में होना चाहिए, इग्नोर अदर फोर्स के कारण कोई भी अपने को इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है, और किस में, अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो उसको पेयर के रूप में करके हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है। अब मैं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए, पहले मैं इसका एक क्वेश्चन ही सोल्व करवा देता हूं। देखो, टू मीडियम, टू चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब, दो चार्ज हैं और हर एक चार्ज क्या है, 1 माइक्रोकूलम्ब है, आर एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। दो चार्ज है अपने पास, एक चार्ज ये ले लिया मैंने, एक चार्ज ये ले लिया, ये चार्ज है 1 माइक्रोकूलम्ब का और ये भी है 1 माइक्रोकूलम्ब का, और इसके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर इन दो चार्ज के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है तो वो कूलम्ब्स लॉ ही है अपने पास, और कोई रास्ता नहीं है उसके फोर्स का फाइंड करने का। और कूलम्ब्स ने जो बताया उसका फॉर्मूला अपने पास जो फोर्स है वो कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, देखिए F इक्वल टू के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, 1 माइक्रोकूलम्ब के हैं, तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, अपॉन आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं ये बात करूं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो अपने पास कितनी है, देखो ये 6, ये 9, इसके पास 3 बच गया, 3 से काट दिया मतलब -3, 10 की पावर -3, यानी ऊपर तो आ गया अपने पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया, 10 की पावर -4। अगर इसको हम काटें
तो अपने पास कितना आ गया 90 न्यूटन या 90 न्यूटन। वैल्यू क्या आ गया अपने पास 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। तो फोर्स कैसे निकालते हैं वो अपने को समझ में है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा और सोल्व करता हूं कुछ इस प्रकार से। दो चार्ज के बीच में हमने देख लिया फोर्स। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक है स्क्वायर, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मेरे पास एक है स्क्वायर। क्लियर? ये मेरे पास क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो साइड है उसको मैंने मान लिया कि ए है। अब स्क्वायर है तो साइड सबकी इक्वल होंगी, तो ए ही होंगी सब साइड। मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, एक चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया और एक चार्ज मैंने यहाँ पे, चार चार्ज रख दिया। क्लियर? मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर उसको मैंने बोल दिया ए है, ये जो है वो बी है, ये जो है वो सी है, ये जो है वो डी है। ये चार्ज रखे हुए हैं एक स्क्वायर के ऊपर। दिख रहा है? क्लियर बात है। अगर मैं ये बोलूं कि देखो ये वाला चार्ज इस पे भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे भी फोर्स लगा रहा है। अभी हमने जो फोर्स देखा उसकी वैल्यू तो देख ली कि जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज Q1 पे भी फोर्स लग रहा है और चार्ज Q2 पे भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों पे फोर्स कितना कितना लग रहा है ये हमें देखना है। भाई हमने फोर्स तो देखा है दोनों के बीच में कितना लग रहा है, फिर मैं एक की बात करूं कि Q1 पे कितना लग रहा है, Q2 पे कितना लग रहा है। तो उसके लिए यदि मैं देखना चाहूं, जैसे मान लीजिए ये है सेम नेचर के हैं, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। एक एक का मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा किस पे, 1 वाले पे कौन लगाएगा, 1 वाले पे फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, 2 वाला लगाएगा। इस पे जो फोर्स लगेगा 2 वाले पे कौन लगाएगा, 1 वाला लगाएगा। तो एक चीज तो मेरे को बताने के लिए जरूरत है नहीं कि ये इनकी देखो डायरेक्शन देखो आप, दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। चलो ये बात तो समझ में आई। दूसरा F21 इक्वल होगा F12 के। मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्ज में किसी भी चार्ज पे आप फोर्स देख लो, सेम आने वाला दोनों का मैग्नीट्यूड। हाँ डायरेक्शन क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। यानी दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे Q1 पे देखो चाहे Q2 पे देखो। Q1 पे देख रहे हो तो Q2 लगा रहा है, Q2 पे देख रहे हो तो Q1 लगा रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं। भाई जो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन हमने लिया है उसमें जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लग रहा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों का नेचर में वो मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन क्या हो सकती है उसकी, ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये कूलम्ब्स लॉ है इसकी हम वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे इसकी पूरी चर्चा होगी। लेकिन अभी अपने को यह समझना है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों ही चार्ज पे लग रहा है और सेम लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जितना फोर्स इस पे लगा रहा है ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन मान लो, एक बार हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन एक बार हम इसको अच्छे से सीख ले, मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊं, उसके बाद यदि हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे अलग से आराम से। ठीक है, तो अभी जो हमें सिखाना है वो क्या है, अभी जो हमें सिखाना है वो ये है कि जब हमें फोर्स निकालना है तो अपने पास जो सुविधा है कूलम्ब्स लॉ की वो केवल दो ही चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकता है, लेकिन यहां तो चार चार्ज आ गए, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए मैं एक चार्ज को पकड़ लेता हूं, मैंने इस चार्ज को पकड़ा सी वाले पॉइंट पे, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उस पे कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स फाइंड दे प्लेस चार्ज क्यू एट पॉइंट सी,
यानी सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आई? जो मैं पूछ रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आई? तो अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सी वाले पे, तो देखो ये वाला डी वाला भी लगा रहा है इस पे फोर्स, तो ये वाला किधर लगा रहा है इस पे फोर्स, इस प्रकार से लगा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला फोर्स किधर लगा रहा है इस पे, इस प्रकार से लगा रहा है। और ये वाला फोर्स किधर लगा रहा है इस पे, इस प्रकार से लगा रहा है। मतलब ये है कि आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। देखो ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए पे, ये कितना हो गया, देखो ये ए, ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, √2a। अब ये वाली चीजें हम आगे और पढ़ेंगे सुपरपोजिशन में, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सा केवल समझा रहा हूं आपको, थोड़ी सी वैल्यू समझा रहा हूं, फिर इसको हम जैसे ही और पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तब हम इसको आराम से और डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये वाला जो फोर्स है इसको मैंने बोल दिया F1, ये वाला जो फोर्स है उसको मैंने बोल दिया F2, और ये वाला जो फोर्स है उसको मैंने बोल दिया F3। यानी यहाँ पे हमें नेट फोर्स जब फाइंड करना होगा तो तीनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। कौन सा सम, वेक्टर सम। अगर या तो वेक्टर सम कर दो इन तीनों का, F1, F2 और F3, या फिर इसका मैग्नीट्यूड यही निकाल लो और फिर मैग्नीट्यूड को क्या कर लो, जैसा मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लो। जैसे अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो देखिए पहले मैं बात कर लेता हूं F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो देखो F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, K आएगा Q1 Q2 एंड Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये तो मेरे पास F1 की वैल्यू आ गई, K Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वैल्यू मैंने लग दी Q मल्टीप्लाई Q, तो क्या हो गया Q स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं F2 की तो वो भी सेम ही आ जाएगा, क्या, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं बात करूं F3 की तो F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, K Q यानी K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। यानी तीनों फोर्स की वैल्यू आ गई, लेकिन डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। तो वेक्टर फॉर्म को यदि हमें ऐड करना हो तो हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। इसका मतलब यदि हम इसको सोल्व करें तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना होगा कि ये जो वैल्यू है अपने पास, ये वाली देखो F2 और F1 दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं। F2 इधर है, F1 इधर है, और F3 इस प्रकार से निकल के आया अपने पास, और हमें इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है नेट की वो देखनी है। क्लियर? इसकी जो वैल्यू आई वो अपने पास आई K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आई अपने पास वो भी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास इसकी आ गई। क्लियर? अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का, तो मेरे पास इसका रिजल्टेंट ये आएगा। क्या रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वो अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा का अंडर रूट। ये अपने पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। रखो, देखो F1 और F2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैं इसको F मान के कर दूं सोल्व। भाई F1 और F2 को क्या ले लूं, देखो लेट F1 और F2 बराबर है तो इसको मैं F ले लूं ताकि क्या है थोड़ा इजी सोल्व हो जाए। तो यहां से मैं लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 90। इसका मतलब ये वाला मामला तो पूरा जीरो हो गया। भाई कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बचे अपने पास ये तो 2F स्क्वायर का रूट, यानी ये अपने पास आ गई √2F। यानी यदि हम इन दोनों ही वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करें तो अपने पास आ गया √2F। √2F का मतलब ये वाली वैल्यू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, क्योंकि F की वैल्यू तो यही है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये F3 की वैल्यू अपने पास क्या थी, K Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट और F3 फोर्स एक ही डायरेक्शन में है,
भाई F1 और F2 का रिजल्ट और F3 एक ही डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो अपने पास एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। यदि हम इसको और सोल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो आ जाएगा कॉमन, इधर बच गया √2 प्लस 1/2। और चाहो तो इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई अपने को, क्या ये वाली बात अपने को समझ में आई? कि कूलॉम्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। चलो हम और पढ़ेंगे इसको सुपरपोजिशन में। अभी हम जो बात करते हैं वो लेते हैं अपन इसको, देखो टू चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम आर प्लेस एट सम डिस्टेंस इन एयर, एयर में किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम इज, ये बोल रहे हैं कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। एक है 1 माइक्रो कूलम का, नहीं 1 कूलम का, और एक है 5 कूलम का, ठीक है। तो इन पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है, वो इधर लग रहा होगा क्योंकि सेम नेचर के दिख रहे हैं, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है। तो हमसे पूछा गया कि इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा। तो अभी तो हमने चर्चा की थी कि इन पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इसका फोर्स निकालोगे तो भी वो भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसका निकालोगे तो भी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड जब सेम है तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। भाई मैग्नीट्यूड ही अपने पास सेम आ गया तो फिर इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास वो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी 1:1 आएगा। दोनों पे फोर्स कैसा लगता है, सेम लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगला ये देखिए, टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। चार्ज रिपल ईच अदर विथ ए फोर्स, यानी दो आइडेंटिकल चार्ज है जिसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू जो अपने पास वो कितनी है, 10 ग्राम वेट। इसका मतलब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर। आगे, when they are 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर, एयर में इसको कितना रखा गया है, आर की वैल्यू अपने को गिवन है 0.6 मीटर। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपने को, चार्ज की। आइडेंटिकल चार्ज है सॉरी, मतलब सेम चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला पे पता है कि एयर में कितना होता है, ये होता है एफ की वैल्यू 100, के की वैल्यू अपने को पता होती है, और क्यू दोनों का सेम है इसलिए मैंने क्या ले लिया, क्यू स्क्वायर ले लिया। आइडेंटिकल है जिसमें Q1 इक्वल है Q2 के और इक्वल है कैपिटल Q के। क्लियर। अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, यानी 100 इक्वल के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। क्लियर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो गया 36 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। क्लियर।
आगे देखो, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा अपने पास, वैल्यू तो छोटे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 रूट 10 की पावर -1 इक्वल टू क्यू। अगर ऐसी वैल्यू अपने पास कोई है तो देखते हैं इसका, इक्वल क्यू, क्योंकि इधर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर जाएगा, यानी अप्रोक्स वैल्यू इसके पास है। तो देखते हैं इसकी, 2 माइक्रो 2 नैनो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और 2 मिली एम। तो देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू फिट बैठती है। तो 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4, तो ये वैल्यू आ नहीं रही अपने पास, इसकी वैल्यू आ नहीं रही। इसका मतलब इसमें कुछ करेक्शन है अपने पास, या तो इसकी वैल्यू चेंज करें, और जिस प्रकार से मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार से इसमें जो करेक्शन है वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ये 1 वेट होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, तब ही ये क्या आएगा अपने पास, इसका राइट आंसर आएगा। यानी इसको क्या करूं मैं, 1 करूं तो 5 आ जाएगा, क्या नहीं 4 चाहिए अपने को। 1 कर दें तो यहाँ पे 10, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 3.6, ये इसके नीचे आएगा 10, 4 5 तो इसमें फिर भी नहीं है अपने पास। चलो देखते हैं। हाँ, ये वाली वैल्यू अप्रोक्स अगर हम निकालना चाहिए तो कितनी आ रही है, इसका अप्रोक्स तो बहुत छोटा आएगा, 1.10 की पावर 4 10 3 2 1.10 की पावर -5 है क्या, कोई -5 की वैल्यू है क्या कोई 10 में, नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं ऑप्शन को। तो देखिए ये मैं ले लूं यहाँ पे 10, ये मैंने ले लिया 10, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 10, ये इधर आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 3.6, विथ 6 मल्टीप्लाई 6 36, और उसमें फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 2 पॉइंट थे, ये आ गए इधर, ठीक है। फिर ये देखो इधर से हम क्या लिखें, इसको मिटा देता हूं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 4/10 की पावर 10 का रूट इक्वल टू क्यू, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इक्वल टू क्यू। ये आ गया अपने पास इसकी वैल्यू चार्ज की, है क्या ऐसी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 नहीं है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये लो 2 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर। किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हमने अभी सीखा, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज, ये तो है एक चार्ज की वैल्यू और ये दूसरे चार्ज की वैल्यू, रिपल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं कितने फोर्स से, 12 न्यूटन से, ठीक है। फिर आगे वाली कंडीशन देखिए, चार्ज ऑफ -2 कूलम इज गिवन ईच ऑफ द चार्ज, यानी दोनों चार्ज को -2 कूलम का चार्ज और दे दिया गया, तो अब जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो बतानी है कितनी आएगी। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, मान लीजिए पहले ये फोर्स चार्ज थे यहाँ पे, एक था अपने पास +2 कूलम का और एक था अपने पास +6 कूलम का, तब अपने पास जो फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, K 2 मल्टीप्लाई 6/r की वैल्यू r², और यहाँ पे इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 12, क्लियर। इतना ही हम रख लेते हैं इसको, या फिर मैं ऐसे लिखूं, देखो 6 12 कट गए, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू K/r², यानी K/r² की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं,
अगली कंडीशन, ये वाला दो कूलम का चार्ज था, इसको हमने -2 कूलम चार्ज और दे दिया, तो अब इसके पास चार्ज कितना आया भाई? पहले से 2 कूलम था इसके पास प्लस का, अब इसको माइनस का दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और इधर वाले के पास चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? प्लस का 4 कूलम बच गया। यानी एक तरफ तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, यानी न्यूट्रल बॉडी हो गई, और दूसरी तरफ कितना बच गया? प्लस का 4। अब यदि इसके बीच में हम फोर्स निकालना चाहिए एफ डेज, तो K मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4/r², तो यहाँ से एफ डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इसमें एक बार आ गया तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो क्या आएगा? 0 न्यूटन। पहले 2 और 6 के पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 6 दो चार्ज रखे हुए थे वैक्यूम में, उस पर फोर्स कितना लग रहा था? 12 न्यूटन का लग रहा था। क्लियर? अब क्या किया हमने? दूसरा कोई चार्ज लेके आए अलग से -2 कूलम का, वो पहले हम इसको देते हैं और फिर इसको देते हैं, या फिर मैं बोलूँगा दोनों को 2-2 कूलम का चार्ज दे दिया। देखो ईच ऑफ दीज चार्ज, इन चार्ज को हमने -2 कूलम का चार्ज दिया, तो जैसे वो -2 का गया तो ये +2 था, -2 + 2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे तो चार्ज क्या आ गया? 0, और यहाँ पे क्या इतना आ गया? -4 चार्ज आ गया। अगर इसको हम सोल्व करके देखें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अगर इसको हम नहीं सोल्व करते, क्वेश्चन को पढ़ते, हम कॉमन सेंस लगाते, तो एक्यूरेट की वैल्यू आ जाती है अपने पास। देखिए -2 और ये +2, यानी एक चार्ज अपने पास 0 आने वाला है। तो क्या इसको हम सोल्व करना चाहिए भाई? इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं है भाई। एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब एक तरफ चार्ज 0 आ गया तो अकेले चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा? वो तो कहीं बैठा रह चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया अपने पास? 0। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 चार्ज प्लेस इन एयर इज, अच्छा, रिपल इज अदर बाय ए फोर्स 10 की पावर -4 न्यूटन। व्हेन इन ऑयल, इसको ऑयल में रखते हैं, या फिर मैं बोलूं मीडियम में इसको हमने क्या कर दिया? रख दिया। तब इसकी फोर्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? ये वाली। तो इसमें पूछा गया कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो रिलेटिव परमेबिलिटी थी उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एप्सिलॉन आर था ना, वही अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको दूसरा हम के से भी लिख देते हैं। तो इसको देख के आपको, अब यहाँ पे के से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम कांस्टेंट के यूज कर रहे हैं, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, इसलिए हमने के से ना लिख के इसको किसे लिख दिया? एप्सिलॉन आर से लिख लिया। अब हमने एक रिलेशन देखा था कि एफ जो मीडियम में होगा वो वैक्यूम का एप्सिलॉन आर होगा। दोनों फोर्स दे रखे हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमसे पूछिए, बड़े एग्जीक्यूशन है। देखो मीडियम में कितना है इसका? मीडियम में 2.5, मीडियम में कितना है? 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 10 की पावर -5, और वैक्यूम में कितना है इसका? यानी एयर में बोले वैक्यूम में 10 की पावर -4 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो ये 4, ये 5, यानी 10 की पावर -1। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एप्सिलॉन आर इधर आ गया 1 अपॉन में 2.5, और ये 10 ऊपर चला गया। तो इसको यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो ये 0 लग जाएगा। यानी क्या आ गया? एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4 आ गई, क्योंकि 100/25, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? एप्सिलॉन की 4 आ गई। अरे क्या है, मीडियम में फोर्स है 2.5, 10 की पावर -5, वैक्यूम में 10 की पावर -4/एप्सिलॉन आर। ये से काटेंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन में 2.5, और ये 10 ऊपर चला गया, -1 था तो ऊपर चला गया। तो ये वैल्यू कितनी आई अपने पास? 4, यानी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द चार्ज ऑन 2 स्पेयर आर +7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, दे आर एक्सपीरियंस इन फोर्स F if each of them is given additional charge of -2 माइक्रोकूलम। अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसा क्वेश्चन। चलो इसको और कर लेते हैं तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बचा अपने पास, वो बताना है, कंपेयर करके बताना। देखो पहले तो ये कर लेते हैं कि पहले इसके पास कितना फोर्स लग रहा था। तो देखो फोर्स तो ये लग रहा होगा F = K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसी से हम फाइंड कर सकते हैं। यही अपने पास एक। अगर हम पहले की बात करें तो देखिए अपने पास मान लिया फोर्स F लग रहा था, इन्होंने बोला कि F लग रहा है, और K की वैल्यू को मैं K रख लूं, क्योंकि आगे हमें क्या करना है, इसको रिलेट करना है। जब रिलेट करना हो तो हम वैल्यू को वैसे की वैसे रख लेते हैं K। इसके पास है 7 और -5, वैल्यू हम निकाल लेंगे। माइनस का मतलब क्या, इसमें अट्रैक्टिव नेचर का है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाओगे तो फिर आप गलत करोगे उसको, आगे जाके समझ में नहीं आएगा इस माइनस को डायरेक्शन में रखना है या फिर इसको सोल्व करना है। तो इसलिए मैं कहूँगा देखो यहाँ पे अपने को पता भी चल गया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो हम ले सकते हैं, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। लगाना चाहो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लो माइनस। आर की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो हमने आर स्क्वायर रख लिया। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट सोल्व कर लिया। ऐसे ही हमने इसको क्या रखा, चार्ज देके दूसरा फोर्स निकाला एफ डैश। अब ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम चार्ज, अच्छा माइक्रो भी था क्या, तो 2 माइक्रोकुलाम जो चार्ज है अपने पास 10 की पावर -12, 2 माइक्रोकुलाम जो चार्ज है, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज वो दोनों को दिया गया। देखो इसको देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम, यानी एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई। अगर उस 5 वाले को -5 वाले को -2 और दे दिया तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 × 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या इन दोनों फोर्स में आपको फर्क दिख रहा है, के 7 7 5 5 10 की पावर -12 10 की पावर -12 बाई आर स्क्वायर। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो हमको दिख रही है कि ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी, एफ बाई एफ डैश इक्वल टू 1, यानी एफ की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश के इक्वल आ रही है। एफ की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो वैल्यू अपने पास आएगी वो कितनी आएगी, एफ आएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज क्यू। देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है और तीसरा चार्ज हमने कहीं बीच में लाके रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, मान लीजिए यहां रख दिया क्यों, तो इसमें फिक्स होता है क्या क्या पूछने वाले हैं अपन से। एक तो ये पूछ लेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि जो तीसरा चार्ज रखा है उसकी डिस्टेंस कितनी है। दूसरा हमसे पूछते हैं कि इस क्यू की और क्यू का जो रिलेशन है वो बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब क्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं कैपिटल क्यू की फॉर्म में। क्लियर, दो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, एक तो ये डिस्टेंस वाला और दूसरा इसमें क्यू की वैल्यू। अगर हमें डिस्टेंस पूछा तो इक्विलिब्रियम हमारे को बताया गया होगा। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम मानते हैं, मतलब एफ नेट क्या मानते हैं इसका 0, यानी क्यू जो है, स्मॉल क्यू जो चार्ज है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो है, लेकिन नेट फोर्स क्या है उस पर 0। जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है उतना ये फोर्स इधर लगा के इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्लियर, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, यानी ये एक्स वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो बड़ा सिंपल है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगा होगा। इसका मतलब जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम ये कहेंगे कि तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और के क्यू बाई आर माइनस एक्स के स्क्वायर, यानी इसको मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक क्या है, आर डिस्टेंस पे। क्लियर भाई, अपने पास ये एक्स आ गई तो ये कितनी आ गई, आर माइनस एक्स आ गई। तो दोनों को फोर्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। अगर यहां से अपने पास वैल्यू जिस प्रकार से लिखी होगी के तो काट दो चाहिए आप, फिर मैं कहूंगा दोनों को साथ ही रखो, के क्यू बाई आर एक्स स्क्वायर और के क्यू बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा तो वहां से भी एक्स की वैल्यू निकल के जाएगी। अब ध्यान रखो, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज रख देता तो ये इधर इतना अट्रैक्ट करता, ये इसको इधर अट्रैक्ट करता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ये नेगेटिव भी रख सकता था तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन
अगर मैं इन दोनों चार्जों में चेंज कर दूं कि ये जो चार्ज इसको मैंने माइनस लिख दिया और ये जो चार्ज इसको मैंने प्लस लिख दिया, अब जो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो बीच में नहीं आएगा। ये तो आप भी सोचो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूं क्यू, चाहे वो कैसा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर मैं ये पॉजिटिव रखा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर धक्का देगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो बैलेंस तो होना ही नहीं है। अच्छा बैलेंस नहीं होगा फोर्स तब तो क्या नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये तो फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, ये दोनों चार्ज, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच में तो नहीं आएगा। कहाँ आएगा? ये कॉमन सेंस की बात है कि हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जीरो तो नहीं होगा भाई, उसका रिजल्ट जीरो तो नहीं होगा। फिर हम क्या करें, हम कॉमन सेंस लगे, देखो अगर मैं पॉइंट यहां मान लूं, यहां मान लूं, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को जैसे पॉजिटिव था तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्लियर? अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है इसके बीच में डिस्टेंस का मतलब इसके फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी ये जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये चार्ज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये वाला जो चार्ज है ये छोटा तो इसकी तरफ चला जाएगा, यानी जो छोटा वाला चार्ज है उसके दूसरी तरफ जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको 2q बोल दूं तो ये छोटा है, इसका मतलब इधर मिलेगा अपने को इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये है ये 2q तो इधर मिलेगा, यानी हम मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों ही चार्ज ऑपोजिट नेचर के आ जाए तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा, वो इनके बाहर आएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा छोटा, उसके अकॉर्डिंग इस पे आएगा। क्लियर? एक तो अपने पास ये डिस्टेंस वाला आता है क्वेश्चन, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं दोनों फोर्स को इक्वल करके। अगर सेम नेचर के है तो बीच में कहीं आएगा, इनके बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अगर ये ऑपोजिट नेचर के हैं तो छोटे वाले की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। अब यदि हम बात करें इस चार्ज की, इसके रिलेशन की, तो देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये टोटली इक्विलिब्रियम में। अगर टोटली इक्विलिब्रियम में इसका मतलब इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब बैलेंस हो रहे हैं। अगर टोटल फोर्स बैलेंस हो रहे हैं तो हम क्या करें, देखो इन दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे तो फिर क्यू तो आएगा नहीं, मतलब क्यू तो निकाल ही नहीं सकते, वहां से क्या निकालेंगे अपन, एक्स निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला इसके बीच का फोर्स लेंगे और इन दोनों के बीच का फोर्स लेंगे, कैपिटल K और स्मॉल q के बीच का फोर्स लेंगे और दोनों कैपिटल Q के बीच का फोर्स लेंगे, वो दोनों इक्वल करके हम क्या बना सकते हैं, इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे मेरे को केवल इतना समझाना था कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस पूछ रहा हो किसी चार्ज से तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए तो हमने पहले वाली कॉन्सेप्ट बताई, दोनों फोर्स इक्वल कर दो अगर बीच में है तो। फोर्स तो इसमें भी इक्वल ही करने हैं, लेकिन ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा किधर आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस प्रकार से वो रखे हुए हैं। उसके बाद हमने बात की चार्ज के में रिलेशन निकालने की। तो चार्ज में रिलेशन कैसे निकालोगे कि इन दोनों चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगेगा। अगर वो दोनों बराबर कर दोगे भैया, इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम, इसका मतलब इसके और इसके बीच में फोर्स है वो भी वो इतना ही है जितना इसके बीच में फोर्स है, जितना इसके बीच में फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, इन दो का एक फोर्स और इन दो का फोर्स को इक्वल कर देंगे, वहां से Q और Q में रिलेशन अपने को मिल जाएगा। यानी प्रोसेस जो थी वो हमने देख ली। अब इसको करके देखते हैं। ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज इक्वल Q, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम। यानी अब हमें पूछ रहा है कि ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू क्या है। यानी दो ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, एक तो डिस्टेंस का, दूसरा चार्ज का। तो यदि मैं यहाँ पे इस चार्ज को रखूं और ये q चार्ज रख दिया और दूसरा चार्ज मैं यहाँ रख दिया q, और इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे बैठा है कौन, स्मॉल q। इसका मतलब ये सेंटर पे बैठा है तो दोनों चार्ज से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। इधर से भी x होगी और इधर से भी कितनी होगी, x होगी। क्लियर? अब मैंने क्या बताया था, ऐसे कंडीशन में आप इन दोनों फोर्स के इक्वल करोगे। भाई इन दोनों का जो फोर्स है वो इन दोनों के फोर्स के इक्वल करोगे तो फिर वहां पे क्यों नहीं मिलेगा, अपने को डिस्टेंस मिल सकती है। वो तो हमें पहले से ही पता है कि दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब हमें चाहिए इसका क्या, चार्ज की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो ये वाला फोर्स है, यानी फोर्स किसके बीच में, K, Q और Q बाई x स्क्वायर, इक्वल करना इन दोनों के बीच की फोर्स, यानी K,
क्यू क्यू बाई 2x का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल करना है इन वाले बाहर वाले दोनों फोर्स के इक्वल। देखो के से के काट दो, ए क्यू से ए क्यू काट दो। अगर इसको यहां से देखूं तो देखो क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया। यानी अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, Q इक्वल टू क्यू बाई 4। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें इसके फोर्स की, इस वाले फोर्स की, तो हमें यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना था। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी फोर्स लगे हुए हैं F1 F2 F3 जितने भी फोर्स लगे हैं उसका सम क्या होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये तो है कि उसका सम क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर मैंने बोलूं कि यहां से यहां तक का फोर्स ये F1 था, ये F2 था, तो इन दोनों का सम क्या था, 0 था। अगर हम इसको इक्वल के बराबर करें तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहां से वैल्यू क्या आ गया अपने पास, माइनस का क्यू बाई 4। क्लियर। तो यानी ये क्या आ गया, माइनस का क्यू बाई 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये लो फर्स्ट। समझ में आया भाई। दो चीज पूछ सकता है, तो डिस्टेंस या फिर चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू पूछनी है तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। डिस्टेंस हमने बताइए आपको। देखो a charge q is placed at the two opposite corner of a square. A charge q is placed at each of the other two corner. If the net electric force q is 0, then the q और q में दोनों में रिलेशन पूछा अपने को। तो देखिए इसको भी हम करते हैं। ये अपने पास एक क्या है, स्क्वायर ही है ना, ऑपोजिट, हाँ स्क्वायर, ये लो स्क्वायर ले लिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में दो चार्ज रखे हुए। देखो एक चार्ज यहां रख दिया तो दूसरा चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रखा तो दूसरा चार्ज यहां रख दिया। क्लियर। अब Q एक पॉइंट पकड़ लो यहां पे अपना, कि जो एक Q है, कैपिटल Q है ये वाला, इस पे जो फोर्स है नेट वो कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना है इस पे, 0 है। नेट फोर्स कितना है इस पे, 0 है। यानी इस पे जो नेट फोर्स है एफ नेट वो क्या है, 0 है। एफ नेट क्या है, 0। तो कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, देखो ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला फोर्स इस पे इधर लगाएगा। इसका मतलब तीनों का सम जो है वो क्या आ रहा है अपने पास, 0 आ रहा है। तो देखो यहां से अपने को ये तो पता चल गया कि ये दोनों तो सेम फोर्स लगाएंगे। 90 डिग्री पे है तो अभी हमने निकाला था। देखो इसको मैं बोल दूं F1 और इसको बोल दूं मैं F2 और इसको बोल दूं मैं F3। यानी F1 इक्वल टू F2 इक्वल F मान लेता हूं मैं। इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, K Q बाई डिस्टेंस ले ली मैंने A स्क्वायर। समझ में आया भाई। ये अपने पास वैल्यू थी। इस प्रकार से हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक ये वाले डायरेक्शन में। इन दोनों का पहले मैं रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ F1 और F2 का। देखो F1 और F2 दोनों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे को पता चला है K Q बाई आर स्क्वायर, K Q बाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। तो मैं यदि इसका रिजल्टेंट निकालूं तो 90 डिग्री का एंगल है, तो F नेट इन दोनों का निकले तो क्या आएगा अपने पास, F का स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर कोस 90। ये वैल्यू आ गई 0, तो इसका मतलब आ गया अपने पास √2F। यानी √2F का मतलब क्या हुआ कि √2F की वैल्यू अपने पास K Q बाई A स्क्वायर। क्लियर। ये तो हमने इन दो का ही निकाला है। F3 का वैल्यू निकालें तो F3 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, K Q स्क्वायर बाई
के क्यू स्क्वायर बाई, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे मान लीजिए √2a, तो ये a है, ये भी a है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम निकालेंगे, तो हाइपोटेनस क्या आएगी अपने पास √2a, तो ये वैल्यू आ गई √2 का मतलब 2a स्क्वायर। एक वैल्यू तो ये है अपने पास, और एक इन दो के रिजल्टेड ये है। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, एक तो F3 है और एक F नेट है जो 1 और 2 का है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमारे को बताया गया, यानी √2 के क्यू बाई a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर 2 इक्वल टू 0। ऐसे था क्या, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। हाँ देखो इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक तो k कॉमन आ सकता है, एक q कॉमन आ सकता है, एक a स्क्वायर कॉमन आ सकता है। इधर क्या बच गया अपने पास √2q प्लस इधर क्या बच गया q/2 और इक्वल 0। ये पूरा का पूरा 0 में भेज दें, तो अपने पास बच गया √2 स्मॉल q √2 स्मॉल q इक्वल टू -q/2 -q/2। अगर हम इसको सोल्व करें तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -q/2 √2। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। अच्छा कैपिटल Q बाई स्मॉल Q पूछा अपने को, तो कैपिटल Q ये बाई स्मॉल ये है, तो इसको इधर भेजो, तो -2 √2 इक्वल टू Q बाई Q। क्लियर, यानी अपने पास -2 √2 आ गया इसका वैल्यू, तो -2 √2 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना क्या है इसका करेक्ट आंसर। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कूलम्ब्स लॉ में वो वाले मैंने आपको बताए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, तो एक तो ये वाला जैसे इस पे फोर्स निकालना हो, ये वाला, इसकी हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम इसका सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तब। बाकी ये वाली वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, तो इसमें देखो अपने को ये देखना है कि एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। अब देखो तीनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो तीनों की डायरेक्शन को एक करने के लिए पहले क्या किया हमने, इसका मैग्नीट्यूड देखा, फिर डायरेक्शन देखी, पॉसिबल जो डायरेक्शन है उसको हमने सोल्व किया, क्योंकि ये चीज़ें जो है डायरेक्शन को एक करने वाली ये आपने 11th क्लास में पढ़ ली है। जो वेक्टर जो है उसमें आपने पढ़ ली, तो ये डायरेक्शन किस प्रकार से हम एक करते हैं ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। क्लियर, चलो फिर देखो, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस इन एक्स एक्सिस, इच कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 1 2 3 1 2 4 8 इस प्रकार से चलती रहेगी, 16 32 64 इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कीप एट इन द ओरिजिन, द व्हाट इज द नेट फोर्स एक्ट ऑन 1 कूलम चार्ज। ये कुछ इस प्रकार से हमें समझना है, ऐसे कि ये तो ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे तो 1 कूलम का चार्ज रखा गया, 1 कूलम चार्ज। क्लियर, फिर देखो ये डिस्टेंस 1, ये 2, ये 4, ये 8, अरे ये 8, यानी 1 2 4 और 8 इस प्रकार से आगे तक भी रखे हुए। इन पे कितने कितने, इस पे रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम, इस पे भी 1 माइक्रोकूलम, इस पे भी 1 माइक्रोकूलम और इस पे भी 1 माइक्रोकूलम। इस वाले फोर्स पे हमें क्या बतानी है, इस वाले चार्ज पे क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो इस वाले चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, देखो इस वाले चार्ज पे ये वाला फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला भी फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला भी फोर्स लगाएगा इस पे इधर, इससे अगले वाला भी क्या लगेगा इधर। यानी यदि हम यहां से देखें, यहां से देखें तो ये वाला फोर्स लगा रहा है इधर, ये वाला चार्ज है वो भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज है वो भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो चार्ज है अपने पास ये भी क्या कर रहा है, इसको
इधर ही फोर्स लगा रहा है। और लगा कितने रहे हैं देखो, पहले वाला जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो F1 मान लेता हूँ उसको, फर्स्ट वाला का। तो के क्यू और Q बाई आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। अगले वाला F2 इक्वल टू के क्यू, सेम चार्ज है, अपॉन में 2 का स्क्वायर मतलब 4। उससे अगले वाला वो लगा रहा अपने पास के क्यू बाई कितना 4 का 16। और उससे अगले वाला F3 जो लगा रहा है अपने पास 1 2 3 तो हो गया 4, F4 जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, के क्यू बाई 64। डिस्टेंस तो ये लेंगे ना, इनके बीच की डिस्टेंस 1, इनके बीच की 2, इनके बीच की 4 और अगले वाले के बीच की 8। और इसका मतलब हम जो कूलम्ब्स लॉ उसको अप्लाई किया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू ये, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 4, इसके लिए 8 है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया, 64 हो गया। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इसी प्रकार से चलता रहेगा ये क्रम तो आगे। अगर हम इसको ऐड करें तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे कि F जो नेट निकालें, भाई जो 1 कूलम्ब का चार्ज जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, उसके लिए F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करते रहेंगे हम, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये कहाँ तक है, ये तो भाई इनफाइनाइट तक है। अब जो वैल्यू अपने पास है वो तो लिख लो। तो F की वैल्यू देखो, के क्यू और क्यू, मैंने एक और एक माइक्रो कूलम्ब को नहीं लिया, मैंने एक बार क्या ले लिया, सिंबल ले लिया क्यू और क्यू। वो लास्ट में मैं एक बार एक साथ लिख दूंगा उसको, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के क्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस के क्यू बाई 4 का स्क्वायर 16 और प्लस के क्यू बाई 64 और आगे चलता रहेगा। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो मैं कुछ ये कॉमन ले सकता हूँ, के क्यू बाई 1 तो क्या कॉमन लेंगे इनटू, ये बच गया अपने पास 1, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/16 और ये आ गया 1/64 और इस प्रकार से चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। ये जो सीरीज बनी है अपने पास, ये कौन सी सीरीज बनी है, ये जीपी सीरीज बनी है। ये वाली जो सीरीज है ये कौन सी है, जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज में जो एन इनफाइनाइट नंबर होते हैं उसका जो सम निकालना होता है वो किस प्रकार से आता है, एफ इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए का मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म, ये ए होगा, और आर जो होगा वो क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है उसमें डिवाइड करो फर्स्ट टर्म का, वो आ जाएगा अपने पास आर। आर जो है वो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, वो आ जाएगा आर। इसलिए यहां से देखें हम तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1/4। रखो इसकी वैल्यू, देखो के क्यू इंटू ए की वैल्यू 1/1 माइनस 1/4, यानी यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 3/4 यानी 4/3, यानी 4/3 मल्टीप्लाई के क्यू और क्यू। क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है 3/4 4/3, हाँ ठीक है। इसकी जो वैल्यू है यानी 4/3 के क्यू, इसकी जो वैल्यू है 4/3, के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और क्यू की वैल्यू अपने पास 1 कूलम्ब ले ली और दूसरे की 1 माइक्रो कूलम्ब मतलब 10 की पावर -6। तो ये तो इससे कट गया तो 10 की पावर 3 आ गया, ये इससे 3 बार कट गया यानी कितना गया 12 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 12,000। और क्या था ये अपने पास, फोर्स था तो न्यूटन, 12,000 न्यूटन। ये वाली वैल्यू आई अपने पास। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, सेम का सेम, लेकिन प्रोसेस इसकी भी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे ये देखो
किस प्रकार से हमने इसको निकाला। भाई हमने क्या देखा, हमने दो दो का जो पेयर बनाया उसका क्या देख लिया, फोर्स देख लिया। पहले ये देख लेते हैं कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा ये देख लेते हैं ये कितना लगा रहा है, फिर तीसरा ये देख लेते हैं ये कितना लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है। सबका सम कर देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सब एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कर देंगे इसको, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो फिर हमें डायरेक्शन तो चेंज करनी नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में हम क्या कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन देखें तो ये एक्स एक्स में आ रहा तो ये माइनस एक्स में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन अपना देखो, इसमें अपने को एकदम सिंपल फॉर्म में किया गया, टू स्फेरिकल कंडक्टर ए बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, यानी दो अपने पास स्फेयर है, एक स्फेयर ये ले लिया मैंने, एक स्फेयर ये ले लिया, इक्वल चार्ज है तो मैंने इसको क्यू बोल दिया और इसको भी क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया। ये किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं जिसको मैंने आर बोल दिया। अब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ भाई। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू वन भी ये क्यू वन भी, तो क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये फोर्स लग रहा है पहले। अब क्या किया, एक हमने एक थर्ड स्फेयर ले लिया, ये स्फेयर थर्ड मान लीजिए, पहले मैं गया इसके पास टच करवाया, हाँ कंडीशन भी दी है कि तीनों की रेडियस सेम है, मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब चार्ज भी क्या कर सकते हैं, ये सेम सेम कैरी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे टच करवाया तो इसके पास चार्ज बचा कितना, इसके पास चार्ज कितना बचा, इसके पास चार्ज कितना बचा अपने पास, ये देखो इससे कैरी कराते दोनों इक्वल चार्ज थे, तो इसके पास q/2 चार्ज बचा, इसके पास भी q/2 चार्ज आ गया। फिर मैं लेके गया अगले वाले के पास, ये अगले वाले के पास, इसके पास पहले से q चार्ज बैठा था, इसके पास q/2 था। देखो पहले वाली कंडीशन में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, ये गया इसके पास, जाते इसने क्या कहा कि आ दोस्त दोनों आधा आधा करते हैं, तो जैसे ये दोस्त के पास गया इसने आधा इस दोस्त को दे दिया। क्लियर। अब देखो इसके पास जाएगा तो इसके पास कितना चार्ज है, पहले से q/2 चार्ज है, इसके पास जाएगा तो इसके पास भी कितना है, q चार्ज है, यानी q/2 और q चार्ज। देखो इसके पास पहले से q चार्ज था और q/2 चार्ज ये लेके आया। फिर क्या करेंगे, बोले दोनों अपना क्या करते हैं, पहले एक जगह करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, ये डिवाइड कर दिया 2, यानी ये कितना आ गया 2 3 3q/4। भाई देखो पहले दोनों एक जगह करते हैं, q प्लस q/2, दोनों दोस्त एक जगह किया तो ये आ गया 3q/2। फिर कहा कि जो अपने पास इकट्ठा हुआ उसका आधा आधा करो भाई, तो उसका आधा आधा किया इसने 2, तो ये कितना आ गया 3/4q। फैसली दोस्तों यही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस दोस्त के पास कितना बचा, 3/4q, यानी मेन कहानी अपनी ये थी कि चार्ज कैसे निकालना है, वो थी, निकाल लिया। इसके पास आया, इसके पास कुछ नहीं था, इसने आधा आधा किया, फिर इसके पास गया तो जितना चार्ज था वो पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ गया 3q/4। अब इसके बीच में कितना फोर्स आएगा वो अपने को देखना। तो अब जो फोर्स आएगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ डैश से। अब कितना है, देखो k तो आना ही है और आर स्क्वायर भी आना है। बात आ गई इन दोनों की, तो q1 q2 का मल्टीपल करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई q/2 मल्टीप्लाई 3q/4। अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास ये वैल्यू आती है k 3/8 और k q²/r²। देखो 2 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा 8, 3 है, इसकी वैल्यू अपने पास है, ये वाला जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रही पहले वाली f। इसका मतलब अब जो f अपने पास आया है ये पूरा काम करने के बाद वो कितना आया 3/8f, 3/8f, यानी पहले वाले का 3/8 टाइम आया। तो 3/8 है क्या इसमें, 3/8 3/8f, 3f/8 एक ही बात है, यानी दो स्पेयर पहले से थे, एक तीसरा लेके गए अपन, कॉन्टेक्ट में करवाया पहले ए से फिर बी से कंटिन्यूसली कराया, तो एक इसके पास कितना आ गया, पहले q/2 आ गया, फिर दूसरे के पास गया तो इसके पास q/2 था, उसके पास q/2 था। पहले बोले दोनों दोस्त एक जगह करते हैं, चार्ज को एक जगह किया, फिर उसको बोला डिवाइड करते हैं, दोनों को हाफ हाफ कर दिया, ये वैल्यू। ये कब करेंगे, जब इक्वल पावर के दोस्त होंगे। इक्वल पावर का मतलब सेम रेडियस, सेम मतलब शेप एंड साइज सेम होगी और सेम मटेरियल के होंगे तो इक्वल इक्वल करेंगे। अगर इसमें मटेरियल में शेप साइज में डिफरेंस है तो फिर वो पोटेंशियल जो पोटेंशियल है इसकी या पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तब तक क्या करेगा ये चार्ज का ट्रांसफर करेगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ा
आज जो हमने पढ़ा वो कूलम्ब्स लॉ था, यानी कूलम्ब्स फोर्स था। दो चार्ज के बीच में हम फोर्स कैसे निकालते हैं, दो क्या बहुत सारे चार्ज हो तो भी हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ से हमें पता चला कि जब हमारे पास मल्टीपल चार्ज होंगे तो हम उसको दो दो पेयर में करके उसका फोर्स निकाल लेंगे, और जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, उस चार्ज पे हम देख लेंगे कितना फोर्स हो रहा है इकट्ठा, उनका सबका वेक्टर सम करेंगे। और वेक्टर सम करने के लिए या तो आप वेक्टर लॉ को फॉलो करो, या फिर वहीं उसी पॉइंट पे आप दो दो करके चार्ज का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, और वो उसकी डायरेक्शन देख लो। एक डायरेक्शन में अगर फोर्स आ गया तो उसको ऐड कर दो, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जैसे टाइप थे, तो एक टाइप का तो मैंने बताया कि दो चार्ज रखेगा और इक्विलिब्रियम बताएगा, तीसरा चार्ज रखेगा उसमें डिस्टेंस पूछेगा, तो वो वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो बताए। फिर दो चार्ज है, एक तीसरा चार्ज रखा, इक्विलिब्रियम में बताया, फिर इस चार्ज की वैल्यू बताओ, इस प्रकार के पूछेगा। या फिर किसी शेप में, जैसे ट्रायंगल शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, उसमें रखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी डायरेक्शन देखते जाओ और फोर्स की वैल्यू देखते जाओ और उसको निकाल दो। क्लियर? तो आज के लिए अपन इतना ही करते, और कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू।